एकांकी क्या है? एकांकी का कैनवास छोटा हो, उसका आकार सीमित अवधि का हो, कम से कम 30 से 45 मिनट का, उसमें अभिनय तत्व की सहजता हो, उसके निर्देश में कोई कठिनाई ना हो, कोई आपत्तिजनक कार्य न हो, वो कहलाता है एकांकी। अब एकांकी की मूल विशेषताएं क्या है, किसे कहते हैं? एकांकी में पहले बताया था हमने कि एकांकी एक ही व्यक्ति पर आधारित होती है कहानी, बहुत सारे नहीं होते, कुछ व्यक्तियों पर रहता है। एकांकी एक ही घटना, परिस्थिति या समस्या प्रधान होती है। सबसे पहली विशेषता क्या? एकांकी एक ही घटना, मतलब जो एकांकी लिखा गया है उसमें कोई एक ही घटना होगी, एक ही परिस्थिति होगी और समस्या प्रधान होगी। उसमें मुख्य रूप से समस्या पर बल दिया जाएगा। दूसरी विशेषता इसकी क्या है? एकांकी का प्रारंभ और अंत दोनों ही आकस्मिक होते हैं। समझ रहे? क्या होता है जब एकांकी कोई चलती है तो उसकी शुरुआत हो या उसका अंत हो, दोनों में ही एकदम आकस्मिक कोई घटना होती है। जैसे आप पिक्चरों में देखते हो ना, कोई घटना होती है, पहले मिलते हैं, फिर बीच में बिछुड़ जाते हैं, फिर लास्ट में मिल जाते हैं। बिल्कुल सेम एकांकी में, चाहे वो शुरुआत हो चाहे अंत हो, दोनों की घटनाएं कैसी होती है? एकदम आकस्मिक होती हैं। तीसरा पॉइंट है, एकांकी का लक्ष्य सदैव निश्चित रहता है। मतलब जिस लक्ष्य को लेकर एकांकी लिखा गया है, लक्ष्य विहीन नहीं होती एकांकी। जिस लक्ष्य को लेकर एकांकी लिखा गया है उसका लक्ष्य सदैव निश्चित रहता है। जैसे उदाहरण स्वरूप अपन समझ लें, किसी को विद्या अध्ययन करना उसका लक्ष्य है, तो विद्या अध्ययन पर कोई एकांकी लिखा गया तो वो लास्ट तक एक ही लक्ष्य को लेकर चलेगा कि मुझे विद्या अध्ययन करना है। जैसे किसी विद्यार्थी से पूछा जाए कि तुम कौन हो, तो विद्यार्थी क्या कहेगा? जैसे मेरे से पूछा जाए कि आप कौन, तो हम कहेंगे मैं फला हूँ, मैं फला हूँ, मैं जैन हूँ, मैं अजैन हूँ, आदि आदि। नहीं, यदि विद्यार्थी से पूछा गया तुम कौन हो, तो विद्यार्थी का क्या उत्तर होना चाहिए कि मैं विद्यार्थी हूँ और मेरा काम है विद्या अध्ययन करना। अगर वो इस लक्ष्य को लेके चलता है तो वो सदैव निश्चित रहता है। ऐसी एकांकी का लक्ष्य कैसा रहता है? सदैव निश्चित रहता है। चौथा पॉइंट है, एकांकी जीवन या समाज के एक विशिष्ट पहलू का चित्र होता है। सही बात है। एकांकी जीवन कैसा होता है? अकेला जीवन। और समाज के एक विशिष्ट पहलू का मतलब जितनी समाज है उसका एक पहलू होता है, उस पहलू का एक चित्र होता है। एकाकी जीवन व्यतीत करने के बाद भी वो अपने लक्ष्य को आगे बढ़ाता है। नेक्स्ट है, एकांकी में संकलन त्रय का निर्वाह सफलता का मानदंड होता है। मतलब समझ में आया क्या कह रहे हैं? एकांकी में संकलन त्रय का निर्वाह, जो हमारे संकलन जो हमने किया है उसका जो निर्वाह है वो सफलता का, मतलब एकांकी में लास्ट तक व्यक्ति को अपने सफलता तक पहुंचना पड़ता है। नेक्स्ट है, इसमें पात्र सीमित होते हैं और कथा से सुसंबंध होते हैं। मतलब एकांकी में जो पात्रों का चयन किया जाता है वो बहुत, नाटक में तो बहुत सारे पात्र होते हैं लेकिन एकांकी में बहुत पात्र नहीं होते, बहुत सीमित पात्र होते हैं। और सीमित पात्र के साथ साथ वो अपनी कथा से संबंधित भी रखते हैं। जैसे मान लीजिए रामायण है तो ये नाटक नहीं है, रामायण का लघु भाग ले लो तो वो उसमें एक सीमित होगा। जैसे हमने द्रौपदी का चीरहरण ले लिया तो उसमें सिर्फ द्रौपदी और कुछ चीरहरण करने वाले बताए जाएंगे। पूरी रामायण लेंगे तो बहुत सारे इसमें पात्र होंगे नाटक में, लेकिन नहीं, एकांकी में एक सीमित पात्र होते हैं और सीमित पात्र के आधार पर केवल एक ही कथा वस्तु होती है। जैसे द्रौपदी का चीरहरण बताया या कोई और भी चीज ले लीजिए आप, सब्जेक्ट से रिलेटेड। नेक्स्ट है, नाटक में एकांकी में कुतूहल और अंतर्द्वंद की प्रधानता होती है। अच्छा, कुतूहल किसे कहते हैं और प्रतिद्वंदता किसे कहते हैं और अंतर्द्वंदता क्या होता है? तो अंतर्द्वंद यानी अंदर की आवाज। तो एकांकी में क्या होता है? अंतर्द्वंद होता है। एकांकी में अप्रधान प्रसंग के लिए कोई स्थान नहीं है। एकांकी में किसके लिए कोई स्थान नहीं है? अप्रसंग के लिए कोई स्थान नहीं है। मतलब जो भी बात होगी वो प्रासंगिक होगी, वो रिलेटेड होगी उस एकांकी से। समझ में आया कि नहीं आया? तो सबसे पहला पॉइंट क्या थी
एकांकी एक ही घटना से संप्रदाय रिलेटेड होती है। दूसरी बात है, इसकी घटना जो है वो आकस्मिक होती है, चाहे वो शुरू में हो चाहे लास्ट में हो। इसका लक्ष्य भी निश्चित होता है। सारी बातें क्लियर हो गई। आगे क्या कहते हैं, एकांकी और नाटक में अंतर रचना शिल्प और कथा वस्तु की दृष्टि से भी होता है। उपन्यास में भी लगभग वैसा ही अंतर होता है जैसा एकांकी और नाटक में भी होता है। मतलब जो रचनाकार है, शिल्पकार, उनकी कथा दृष्टि से अंतर होता है दोनों के अंदर में। नेक्स्ट है, नाटक में एक से अधिक अंक होते हैं। पहले बता दिया और अभी फिर रिपीट कर रहे हैं। नाटक में क्या होता है, बहुत सारे अंक होते हैं, जबकि एकांकी में एक ही अंक होता है। नाटक में मुख्य कथा के साथ साथ अन्य गौण कथा भी चलती है। समझे, जैसे कोई कथा चल रही तो उस कथा के साथ साथ छोटी और कथाएं भी चलते जाती। जैसे रामायण चल रही है तो रामायण के साथ अंदर छोटी कथाएं चल रही। द्रौपदी का चीरण हो गया, सीता का हरण हो गया, नहीं द्रौपदी का नहीं, सीता का, सीता हरण, द्रौपदी नहीं, वो महाभारत में चल रहा है, थोड़ा कंफ्यूज, महाभारत में चल रहा है वो। तो ये घटनाएं भी चलती रहती हैं। नाटक में मुख्य कथा के साथ साथ अन्य गौण कथा भी चलती रहती है और एकांकी में केवल एक ही कथा वस्तु होती है। नाटक में बड़ी संख्या में पात्र और अनेक प्रसंग होते हैं, जबकि एकांकी में सीमित मात्रा में पात्र होते हैं। अनेक कथानक के कारण नाटक का प्रभाव बहुगामी होता है। बहुगामी का मतलब बहुत सारे नाटक में बहुत सारे पात्र हैं तो उसका प्रभाव ज्यादा पड़ेगा, जबकि एकांकी का कथानक केवल एक का ही प्रभाव रखता है, एक ही पर दृष्टिगोचर होता है। समझ में आया नाटक और एकांकी में क्या अंतर होता है, एकांकी किसे कहते हैं, ये समझ में आया। अब अपन आगे चलेंगे। हिंदी एकांकी का उद्भव और विकास। हिंदी एकांकी का उद्भव कब हुआ और विकास कब हुआ, इसके विषय में आज हम चर्चा कर रहे थे कि आधुनिक एकांकी एक स्वतंत्र विधा के रूप में प्रगति कर रही है। वैसे तो भारत के प्राचीन काल में इसका संकेत मिलता है, जैसे अंक, बीची, प्रहसन आदि, किंतु आधुनिक एकांकी को इनमें जननी विधा नहीं माना जाता है। दोनों में अंतर है। भारतीय काव्य में अर्थ, बीति, प्रहसन तथा अन्य विधाओं को जिस प्रकार प्रस्तुत किया गया है, वह आधुनिक एकांकी के प्रस्तुतिकरण उसके तत्व शिल्प से भिन्न है। आधुनिक एकांकी का जन्म मिरेकल्स और रियलिटीज जैसे नाटकों के रूप में माना जाता है। ये नाटक धर्म के प्रचार के लिए खेले जाते हैं। अंग्रेजी साहित्य में शेक्सपियर के लंबे हिंदी नाटक, रंगमंच एवं उपन्यास के इतिहास की विविध प्रति इनसे परे है। इन नाटकों के बीच विटपूर्व इंटरव्यूट अंतर नाटक खेले थे। इन्हीं नाटकों की एकांकी में जन्म की झलक मिलती है। 19वीं शताब्दी में लंबे नाटकों के प्रस्तुतिकरण के मध्य दर्शकों के मनोरंजन के लिए एक प्रकार से प्रश्न खेले जाते हैं। इस प्रश्न को कर्टन रेजर कहा जाता है और यह है कि इस कर्टन रेजर को आधुनिक एकांकी का जन्मदाता कहा जाता है। किसको कहा गया आधुनिक एकांकी का जन्मदाता? कर्टन रेजर को। सन 1903 में कोरबा बंदर का पंजा कंटर रेजर के रूप में खेला गया। मानना कंटर रेजर के रूप में खेला गया, उन्होंने बंदर का पंजा नामक एकांकी को लिखा और उस पर खेल दिया। वो बहुत ही सफल हुआ। इसके पश्चात इनक्रन, शॉ, ओनील जैसे अंग्रेजी नाटककारों ने इस क्रिया में पर्याप्त सुधार किया और इस प्रहसन से हटाकर गंभीर विषयों के लिए उपयुक्त सिद्ध किया। समझ रहे हमारी बात, क्या कहना चाह रहे हैं? सिद्ध किया। उद्भव और विकास। अध्ययन की सुविधा के लिए आधुनिक हिंदी एकांकी को 3 भागों में बांटा है: प्रारंभ काल, विकास काल और स्वातंत्र काल। प्रारंभ काल कहाँ है?
किसे कहा गया प्रारंभ काल? क्या है विकास काल और क्या है स्वतंत्र काल? प्रारंभ काल, इस काल का आरंभ भारतेंदी युग से माना जाता है। भारतेंदी बाबू हरिश्चंद्र के रूप में इस ऐसे व्यक्तित्व ने जन्म लिया जिसको हिंदी के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया। उसका जीवन दर्शन एकदम नवीन था। उनकी हिंदी के प्रति सेवाएं अविस्मरणीय थी। किसकी? भारतेंदु जी की। उनकी वैदिक हिंसा ना भवति लिखकर हिंदी एकांकी के जन्म का प्रारंभ किया, तो भी इस एकांकी की रचना में संस्कृत नाटक की झलक है। तथापि इसमें नयापन का भी समावेश है और पुरानी परिपाटी को त्याग कर नवीन मार्ग का अनुसरण करने को आतुर था। ना तो ये नाटक संक्षिप्त थे और ना इनमें संकलन क्रय करने वाला था, ना ये नाटक आरंभ थे, न संघर्ष और चरम सीमा की संविधान का स्पर्श करते थे। किंतु तो भी फिर भी ये नाटक प्राचीन लोक की परंपरा से हटकर चलने का संकेत देते थे। इस युग के नाटककारों में भारतेंदु जी, प्रताप नारायण मिश्र, राधा कृष्ण दास, बद्रीनारायण चौधरी, अंबिका दत्त व्यास तथा बालकृष्ण भट्ट आदि के नाम प्रमुख हैं। विकास कला और 20वीं शताब्दी का आरंभ हिंदी के विविध विकास का काल माना जाता है। 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक चरण में, समझ रहे ना, 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक चरण में जो एकांकी लिखे गए, किंतु या तो वे कोरे अनुवाद थे या भावानुवाद थे, उन पर बंग तथा मराठी और सबसे अधिक अंग्रेजों का प्रभाव था। धीरे धीरे हिंदी से प्रभाव हटता गया और सन 1939 में बाबू जयशंकर प्रसाद जी का एक घूंट प्रकाशित हुआ। यह एकांकी के एकदम निकट की वस्तु थी। कथा वस्तु में प्रभाव था, संकलन त्रय की स्थिति स्पष्ट थी तथा प्रस्तुति का दृष्टिकोण भी भारतीय व्यंग्य से भिन्न तथा विकसित था। इसी काल में गुरुदेव रविंद्र देव के एकांकी प्रकाश में आया। उनकी मुक्ताधारा ने एक नए मार्ग के खुल जाने तथा विकास के नए आयामों का संकेत दिया। किसका आया नया? गुरु रविंद्र देव का एकांकी प्रकाश में आया। उस एकांकी का क्या नाम था? मुक्ताधारा। इसी समय इवसन, सा, शिज, बेरी, ओनिल तथा गासदर्दी व एकांकी के क्षेत्र में नए प्रयोग किए गए। इन प्रयोगों के लिए स्थान खोजने में कठिनाई नहीं उठानी पड़ी। चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो कॉलेज हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी हो, सब जगह मंच तैयार थे। रचनाकारों के सामने एक विशाल और उपयोगी क्षेत्र था। अतः एकांकी की कला के लिए धीरे धीरे निखरती चली गई। इसी काल में रेडियो ने भी एकांकी के विकास में अभूतपूर्व योगदान दिया। किसने सबसे पहले एकांकी के विकास में किसने योगदान दिया? रेडियो ने अपना अभूतपूर्व योगदान दिया तथा फीचर तथा रिपोर्टर की ध्वनि के माध्यम से, किसकी ध्वनि के माध्यम से? फीचर तथा रिपोर्टाज की ध्वनि के माध्यम से अपने पाठकों तक पहुंचाने में इस काल का अद्भुत सहयोग रहा। इस काल में सत्येंद्र का कुणाल, पृथ्वीनाथ शर्मा का दुविधा, राजकुमार वर्मा का पृथ्वीराज की आंखें और भुवनेश्वर की कार प्रसिद्ध है। इन्हीं के साथ मायक शिशु विष्णु कुमार जी, उदय शंकर भट्ट, जगदीश चंद्र माथुर, श्री एसपी आदि ने अपनी कृतियां हिंदी में भेंट की हैं। स्वतंत्र काल, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात एकाकी में नए परिवर्तन आए। आज एक विधान में अपनी चरम सीमा के
सफलता के लिए ये बढ़ता हुआ चला जा रहा है।